दो हिस्सों में तकसीम करते हैं आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इसके अंदर क्या होता है, एक कंप्रेसर, एक फ्रिज है। कंप्लेन आपके पास आई, ऐसा भी जाए। कंप्लेन पे गए, कंप्लेन आपने की, अब सारा मैकेनिकल स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एंड हो गया। या हमारे पास कंप्लेन आई, यूनिट फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा, डीप फ्रीजर कूलिंग नहीं कर रहा, वाटर कूलर कूलिंग नहीं कर रहा। अब कंप्लेन पे गए, उसे चेक किया आपने, चेक करने के बाद ये फॉल्ट में लिखा चुका हूँ। चेक किया तो चेक करने पर पता चला इसका कंप्रेसर फारिग है। फॉल्ट सारों के पास आए हुए हैं, जिनके पास नहीं है फॉल्ट एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर लें, कि जिनके पास मौजूद है वो उससे व्हाट्सएप करते हैं, या जो भी है जो लिखाए हुए हैं आप लोग। तो आपने क्या किया, आपने चेक किया कंप्रेसर फॉल्टी है, कंप्रेसर में फॉल्ट है। कंप्रेसर में क्या फॉल्ट है, यूनिट कूलिंग नहीं कर रहा। अब देखिए कंप्रेसर में दो फॉल्ट आते हैं, कंप्रेसर कूलिंग नहीं कर रहा, कंप्रेसर चल रहा है, कंप्रेसर चल रहा है, कंप्रेसर चल रहा है, तो इसका मतलब है इसका पंप फारिग है। अब देखिए आप कैसे कदम कैसे आपने उठाना है, क्योंकि यही चीज़ें हैं। फ्रिज के अंदर पैसा भी बहुत ज़्यादा है, एसी के अंदर बचत इतनी नहीं है जितनी फ्रिज के अंदर बचत है। ये कंप्रेसर आपके पास आराम से सुकून से रिलैक्स होके, इसे आपके पास रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग में डालें। कंप्रेसर चलाया आपने, कंप्रेसर चलाने के बाद आपने इसे चेक किया, कंप्रेसर चल रहा है। आप कंप्लेन पे गए, कंप्लेन क्या थी, यूनिट कूलिंग नहीं कर रहा, यूनिट कूलिंग नहीं कर रहा। तो आप कंप्लेन पे गए, ये लिखाया हुआ है सारा, कंप्लेन पे गए, आपने इसे यूनिट कूलिंग नहीं कर रहा, आपने इसे चेक किया कि यूनिट चल रहा है, एम्पेयर भी नॉर्मल ले रहा है, मगर कूलिंग नहीं। अब इसमें दो फॉल्ट आते हैं, एक फॉल्ट आता है कि इसके अंदर गैस लीक हो गई है, गैस नहीं है। दूसरा इशू आता है कि इसका जो पंप है वो फारिग है, पंप काम नहीं कर रहा। उसके पंप के अंदर क्या फॉल्ट आ गया, पंप काम किस वजह से नहीं करता, इसके अंदर वाल्व होते हैं। जैसे आपके पंप मोटर के अंदर वाल्व होते हैं, दो वाल्व होते हैं, एक होता है सेक्शन, एक होता है सेक्शन फ्लिपर वाल्व और दूसरा होता है डिस्चार्ज फ्लिपर वाल्व। दो वाल्व होते हैं, सेक्शन फ्लिपर वाल्व और डिस्चार्ज फ्लिपर वाल्व, दो वाल्व होते हैं। अब क्या होता है, ये वाल्व जो है काम करना छोड़ गया, इसके अंदर प्ले आ गई है, जिसकी वजह से स्पेस आ गया है, गैस का प्रेशर वैसे रिलीज हो जाता है इसके अंदर से। तो आपका पंप वाल्व खराब है, जिसकी वजह से कंप्रेसर जो है गैस को कंप्रेस नहीं कर रहा। पिस्टन तो गैस को कंप्रेस कर रहा है, मगर वाल्व खराब होने की वजह से गैस आगे प्रेशर ही नहीं बढ़ रहा। तो ऐसी सूरत के अंदर आप कस्टमर को कैसे बताएंगे इसके अंदर गैस का इशू है या इसका पंप फारिग है, गैस का इशू है या कम पंप फारिग है। इसको क्लियर करने के लिए क्या चीज़ होती है, एक दो चीज़ें होती हैं। बड़ा आसान सा एक ट्रैक बता रहा हूँ जो हम फीड में ट्रैक इस्तेमाल करते हैं। इसका पंप फॉल्टी है या इसके अंदर गैस नहीं है, क्या कौन बता सकता है, मेरे ख्याल कोई भी नहीं बता सकता। मुश्किल जवाब है कि इसके अंदर ये टेक्निकली बहुत मुश्किल जवाब है इसका, कि आपका यूनिट कूलिंग नहीं कर रहा। ठीक है, अब आपके जहन में गैस का इशू है या कंप्रेसर के पंप का इशू है, इसे हम कैसे चेक करते हैं, टेक्निकली बेस है, बहुत ना होने के बराबर लोगों को पता है। एक ट्रैक हम ये आजमाते हैं कि आपने फ्रिज को चलाया, बंद कर दिया, बंद करके एक आधे मिनट के अंदर दोबारा ऑन कर दिया। अगर कंप्रेसर स्टार्ट ले लेता है तो इसका मतलब है इसका पंप फारिग है। अजीबोगरीब जवाब है, पंप फारिग है। अगर वो स्टार्ट नहीं लेता तो पंप जो है वो ठीक है। क्यों, इसकी टेक्निकली क्या वजूहात है, क्योंकि अगर पंप सही होगा, पंप सही होगा तो क्या होगा, गैस का प्रेशर गैस को कंप्रेस करेगा, गैस आगे सिस्टम में वापस आएगी। अब जब कंप्रेसर को 1 मिनट के बाद चलाएंगे, कंप्रेसर नहीं चलता तो इसका मतलब है गैस का प्रेशर इक्वलाइज नहीं हुआ, प्रेशर बराबर बैलेंस नहीं हुआ, गैस वापस कंप्रेसर में आ रही है, कंप्रेसर पे लोड है, इस वजह से ये रिस्टार्ट नहीं लेता। अगर आपके पंप के अंदर फॉल्ट होगा तो गैस कंप्रेस ही नहीं हुई। मेरी बात समझ आइए, प्रेशर इक्वलाइज होने वाली बात ही नहीं है, गैस वही रुकी हुई है, अपनी जगह पर है, कंप्रेसर खाली है। एक किस्म का गैस पड़ी हुई है लेकिन कंप्रेसर खाली टाइप है। क्यों खाली टाइप है, क्योंकि कंप्रेशन का अमल ही नहीं हो रहा। गैस जब कंप्रेस नहीं करेगा, कंप्रेसर, एक चीज़ और भी सामने आती है एक टेक्निकल बंदे के लिए, जब गैस कंप्रेस होती है यूनिट के एम्पेयर ज़्यादा होते हैं, जब गैस कंप्रेस नहीं होगी यूनिट के एम्पेयर कम, खाली है, अनलोड है। ये टेक्निकल ये एक इंजीनियर, इन चीज़ों को इंजीनियर समझ सकता है, आम मैकेनिक नहीं समझ सकता इसको।
जैसे मैंने अभी आपको समझाया, आप बंद किया, 1 मिनट का वक्फा दिया तो खिड़की से थोड़ा सा पीछे चला जाता है। इतना नज़दीक बैठे हो, मेरे ऊपर आके बैठ गए अब तो। उधर गर्मी लग रही है, इधर गर्मी ठीक है, उधर ठीक है। आवाज़ आ रही है? चलो आवाज़ आनी चाहिए, बस फिर कह रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, गैस का प्रेशर जो है वो कंप्रेसर गैस को जब कंप्रेस करेगा, जब कंप्रेस करेगा तो गैस का प्रेशर सिस्टम में जाकर फिर वापस आएगा। तो ऐसी सूरत के अंदर जब 1 मिनट के बाद आप स्टार्ट देंगे, कंप्रेसर नहीं चलेगा। क्यों? गैस का प्रेशर इक्वलाइज नहीं हो रहा, कंप्रेसर पे लोड आ रहा है, वो स्टार्ट नहीं लेगा, एम्पेयर ज़्यादा लेगा, ट्रिप मारेगा। ये कभी घर के फ्रिज को देख लो, ख़राब हो जाए तो मेरे पास ले आना। हाँ साहब, जरा हम बैठे इस वजह से। फिर क्या वो जल्दी खाएं, तो आजकल रमज़ान का मौसम है, नेकी का मौसम है, नेकी कर। अच्छा, अब स्टार्ट नहीं ले रहा। अगर आपका पंप फारिग होगा, आपने बंद किया, बंद करने के बाद आपने स्टार्ट दिया, स्टार्ट आसानी से स्टार्ट ले लेगा। क्यों? क्योंकि गैस का प्रेशर इक्वलाइज ही नहीं हो रहा, लोड ही नहीं है। ये एक ऐसा टेक्निकली जवाब है जिसका मैकेनिक के पास जवाब नहीं है, मैकेनिक इसकी जजमेंट ही नहीं लेता। हम दूसरी पोजीशन पे काम करते हैं। हम अब स्टेप नंबर 3, एक पोजीशन आपको ये बताएगी, जब कंप्रेसर पे लोड आएगा उसके एम्पेयर ज़्यादा होंगे। आप जैसे अभी आप कंप्रेसर चलाते हैं, 4 एम्पेयर पे चल रहा होता है, चल रहा है ना, खाली चला, कल आपने चलाया 4 एम्पेयर पे चल रहा है, फैन के लोड के साथ, फैन का लोड 7 है, विदाउट फैन चलाएंगे 2.5-3 एम्पेयर पे रहेगा। लेकिन जब आप गैस का लोड देते हैं, ये 6, 6.5, 7 एम्पेयर पे जाता है। क्यों? गैस की कंप्रेशन का अमल होता है। ठीक है, अब यहाँ नहीं है, लोड ही नहीं है, खाली चल रहा है। फ्रिज का तो 1-1.5 एम्पेयर नहीं देता सर। फ्रिज की बात नहीं हो रही, शायद एसी की बात। कल आप नहीं थे ना, कल की बात हुई, कल प्रैक्टिकल जो की है। तो इस वजह से हमें क्या होता है, हम एम्पेयर को भी देख लेते हैं। एम्पेयर आपको जजमेंट होनी चाहिए कि फ्रिज का कंप्रेसर लोड पे 1-1.5 एम्पेयर पे चल रहा होता है, विदाउट लोड है 0.8, 0.9, 0.7 एम्पेयर पे चल रहा होगा। तो तीसरा काम ये होता है कि अगर हमें जजमेंट नहीं आ रही, आप कंप्लेन पे गए, कंप्लेन पर आप गए तो आपका यूनिट कूलिंग नहीं कर रहा, आपने क्या सोचा कि इसका पंप फारिग है या इसके अंदर गैस का इशू है, तो इस इशू को हल करने के लिए आपने कंप्रेसर को चलाया, कंप्रेसर को चला के 1 मिनट के बाद आपने बंद कर दिया, दोबारा 1 मिनट का वक्फा दे के आपने चलाया तो कंप्रेसर नहीं चला, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका पंप ठीक है, गैस का इशू है, गैस कम हुई हुई है। अगर वो स्टार्ट ले लेता है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पंप जो है इसका कमज़ोर है। पंप का अगर फॉल्ट आएगा तो ये इशू आएगा कि आपका कंप्रेसर 1 मिनट बंद चलाने के बाद आप जब बंद करेंगे तो आपका कंप्रेसर स्टार्ट ले लेगा। अब तीसरी वजह जो आम टेक्निकल मैकेनिक आम फील्ड में जो ज़्यादातर 99% काम चल रहा है वो ये चल रहा है, हम कस्टमर को कहते हैं सर कंप्रेसर की लाइनें काटनी पड़ेगी, लाइन काट कर हमें पता चलेगा इसमें गैस है कि नहीं है या इसके पंप का प्रेशर कितना है। हम क्या करते हैं, हम चार्जिंग लाइन को काटते हैं। चार्जिंग लाइन को हम काट कर, जब हम काटते हैं इसे प्लास से नहीं काटना होता, ट्यूब कटर से काटेंगे। प्लास से जब काटेंगे तो मुंह पंच हो जाएगा, हमें गैस का पता नहीं चलता कितनी गैस निकल रही है, कितनी निकल चुकी है। जब ट्यूब कटर से काटेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इतनी गैस इसमें से निकली है, इतनी गैस खारिज हुई है, तो इसमें गैस का प्रेशर बराबर है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, चार्जिंग लाइन आपने काट दी और ऊपर से, उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने डिस्चार्ज लाइन काट दी। डिस्चार्ज लाइन को भी ट्यूब कटर से आपने काट दी। काटने के बाद अब आपने पंप को चेक करना है, आया पंप का प्रेशर कितना है। आपने इसे हाथ से रोकना है, प्रेशर को हाथ से आपने रोका तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रेशर को, अगर पंप ठीक होगा 5 से 6 सेकंड आप इसको रोक सकते हैं। ज़्यादा देर आप प्रेशर नहीं रोक सकते, अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 5-6 सेकंड प्रेशर रुकता है, रोक सकते हैं, रुक जाता है, प्रेशर रिलीज नहीं हो रहा, इसका मतलब है पंप फारिग है। अब 5-6 सेकंड से ज़्यादा टाइम हो गया है तो इसका मतलब है पंप फारिग है। अगर 5-6 सेकंड के अंदर प्रेशर आपका रिलीज होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब है पंप A1 है, पंप ठीक है। क्या है, एक बार फिर इसे नोट कर ले। आपने कंप्रेसर को चलाया, कंप्रेसर को जब चलाया, इस पर हाथ रखा तो आपसे प्रेशर नहीं रुक रहा। 5-6 सेकंड वो टाइम के अंदर आपका प्रेशर यहाँ से नहीं रुक रहा, प्रेशर रिलीज होना शुरू हो गया है, इसका मतलब ये है कि पंप ठीक है। अगर आपने हाथ किसे रोक दिया, 5-6 सेकंड से ज़्यादा टाइम हो गया, प्रेशर रुका हुआ है, इसका मतलब है पंप फारिग, कंप्रेसर तब्दील होगा, पंप तब्दील होगा। बात समझ आ गई कि आपने डिस्चार्ज लाइन को काटा, काटने के बाद कंप्रेसर, चार्जिंग लाइन साथ काटनी है। अगर आप चार्जिंग लाइन नहीं काटेंगे तो कंप्रेसर कहाँ से हवा को लेगा, हवा खींचने का रास्ता होगा तो प्रेशर बनाएगा।
यहाँ अपनी चार्जिंग लाइन बंद है, अब यहाँ पे प्रेशर रोकें, आप आधा मिनट पे बैठे रहें, प्रेशर बनेगा नहीं, क्योंकि वो कैसे खींच भी नहीं रहा। उसको सेक्शन मिलेगी तो वो डिलीवरी करेगा, उसे सेक्शन ही नहीं मिल रही। आपने यहाँ पर क्या किया, आपने इसकी लाइन को काटा, कंप्रेसर को चलाया, तो इसका प्रेशर जो है वो रुक रहा है। आराम से आप रोक के बैठ गए हैं तो आधा मिनट हो गया तकरीबन, प्रेशर नहीं है, इसका मतलब ये पंप फारिग है। अगर आप प्रेशर को रोकते हैं, प्रेशर आपसे नहीं रुक रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये पंप सही है। ठीक हो गया, क्लियर। अब असल चीज़ ये आ गई कि अब आपने कंप्रेसर मार्केट से जाकर अब आपने दो रास्ते हैं। अब आपने कस्टमर को बताना है कि सर इसका जो पंप है वो फारिग हो गया है, ख़राब हो गया है, इसका जो पंप है ये रिप्लेस होगा। रिपेयर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। वो कहते हैं रिपेयर चलता है कि नहीं चलता, कितने दिन चलेगा, ये है वो है। आपने लफ्ज़ लेने रिप्लेस, क्योंकि हम रिप्लेस करते हैं, हम तब्दील करते हैं, उसको रिपेयर नहीं कराते। लेकिन जो रिप्लेस होता है वो नया नहीं होता, वो सेकेंड हैंड होता है, वो होता रिपेयर हुआ हुआ है। लेकिन इसका पंप नहीं होता, क्योंकि हम तो अपनी ज़ुबान पर कहें में, तो हमने उसको पंप वो निकाल, कंप्रेसर को काटेगा, जो सेकेंड हैंड कंप्रेसर वाला है, काट कर इसके अंदर से पंप निकालेगा। उसके पास ऑलरेडी पंप दूसरे पड़े होंगे उसी साइज़ के, वो पंप उसके अंदर वो फिक्स कर देगा, वो सेटिंग कर देगा। उसके बाद आपका निज़ाम खत्म। इस वजह से कस्टमर को आपने बताना है सर इसका पंप रिप्लेस होगा, इसका पंप प्रेशर नहीं बना रहा। ठीक है। चार्जेस इस टाइम हम जो चार्जेस चल रहे हैं, चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। 14-15,000, 13,000, 14,000, 15,000 का रेट जा रहा है। मेन मार्केट रेट से और ज़्यादा जा रही है। बाद लोग तो कहते हैं जी कंप्रेसर ही चेंज होगा, बहुत ज़्यादा कमाई की। जो असल चीज़ होती है, जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, हम उसको ज़्यादा टीका लगाते हैं, इत्तेमाद करते हैं, उसे पता है हम जो कुछ कहेंगे उसे टीका, और सबसे बड़ा गुनाह है। हालांकि उसे आप मुकम्मल क्लियर करें, उसका खर्चा कम से कम करें, क्योंकि आपका पक्का कस्टमर है, आपको ट्रस्ट करता है। बाद लोग कहते हैं यार जाओ यार वो ऐसी जाके वो कर लो, मंथली बेसिस पे जिस तरह भी होता है, जब भी काम होता है जाओ घर में जाके करो, ख़त्म। ना कोई चेक करने वाला है, ना कुछ होता है। आपने रन किया, जो भी हिसाब किताब देते हैं, बिल वो दे देते हैं। लेकिन उसी को हम टीका लगाते हैं, क्योंकि बाकी कस्टमर तो हाथ ही नहीं रखने देते, बाकी तो मत्थे लगते हैं। इस वजह से हम लोगों की आदत ये है, जो भरोसा करते हैं हम उसी को डसते हैं। हमेशा भरोसे वाले को नहीं डसना चाहिए, हम उसी को डसते हैं। अब यहाँ पर अक्सर मैकेनिक क्या करेंगे, कहेंगे कंप्रेसर फारेंगे, कंप्रेसर तब्दील करेंगे, वो रेट ज़्यादा देंगे। रिपेयर वाली गेम नहीं है। कंप्रेसर सेकेंड हैंड डलवाना चाहते हैं, अब सेकेंड हैंड डलवाएँ, नया डलवाना चाहते हैं, अब नया डलवाएँ, ये आगे चीज़ें आएंगी। तो आप कंप्रेसर पे जाते हैं। हम लोग देखते हैं कस्टमर के माली हालात और अपने आप को देखते हैं, हमें बचत किस में है। हमें सेकेंड हैंड में बचत है, नए वाली साइड पे इस टाइम मैकेनिक शायद 1-आधा% जा रहा होगा इस्लामाबाद का मैकेनिक, क्योंकि वहाँ का कस्टमर जो है वो सेकेंड हैंड की तरफ मुतवज्जा नहीं होता, वो कहते हैं नया लगाएं। इस वजह से वहाँ के जो मैकेनिक है वो सीधा नया कंप्रेसर का रेट देते हैं। नए कंप्रेसर का रेट यहाँ का मैकेनिक सुन के, जो कस्टमर है सुन के भाग जाएगा। कम अज़ कम 30-32 हज़ार रुपये का खर्च है। इतने में तो सेकेंड हैंड फ्रिज मिल जाता है। 30-32 हज़ार रुपये का खर्चा है, क्योंकि 25,000 से अबव कंप्रेसर हो गए। गैस चार्जिंग 7,000 गैस चार्जिंग है, तो 32-33 हज़ार रुपये का खर्चा है। बाकी आने जाने के किराए विराए वो अलग करके इतना खर्चा हो गया, इतना महंगा हो गया। अब सेकेंड हैंड जो है हम लोग तो 16,000 में लगा के दे रहे हैं, लेकिन जो मैकेनिक है, जो मेन मार्केट में बैठे हैं, वो 20-25 हज़ार से नीचे बात ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है जो बड़े VIP साइड पे बैठे हैं वो तो बहुत ज़्यादा धंधरबाजी करते हैं, हद से ज़्यादा बेईमानी करते हैं। अब इसके अंदर बड़े बड़े मसाइल हैं। कंप्रेसर के अंदर इश्यूज़ है कि कंप्रेसर कई किस्म के, बाद पेंट हुए हुए, स्टिकर लगे हुए ऐसे आते हैं, डब्बे के अंदर बंद हुए हुए ऐसे आते हैं, जैसे रिकंडीशन गाड़ियाँ होती हैं कि अब वो ऐसे जजमेंट होती है, कस्टमर के सामने डब्बा खोले, पिन पैक, अंदर रिले भी निकलेगी, ओवरलोड भी निकलेगा, सारी चीज़ें नई, स्टिकर लगा हुआ, पेंट हुआ, जजमेंट नहीं है। वो कहेगा बड़ा प्यारा कंप्रेसर है, बल्कि इसका मैकेनिक भी जजमेंट नहीं करते। एवान सदर के इस फ्रिज सारे मेरे पास आते थे फैसल मस्जिद कम्प्लेक्स में, तो वहाँ पर मैं क्या करता था, वहाँ सारे सेकेंड हैंड लगाते थे। कंपनी लगा दिया, कंपनी जो के बंदे जब लेने आते थे तो सब कितने का कंप्रेसर नया मिला, मैं कहता था 30,000 रुपये, 32,000 रुपये का। वो कहते थे यार जबरदस्त कंप्रेसर, खत्म। उनको भी, मैकेनिकों को भी जजमेंट नहीं होती थी, ये सेकेंड हैंड लगा है, क्योंकि वहाँ के टेक्नीशियन आते थे वहाँ सदर के, वो ऐसे वो फ्रिज उठा के ले जाते थे मुझसे, क्योंकि अब 1 हफ्ता, 2 दिन, 1 हफ्ता या 3 दिन या 4 दिन के लिए आता था। कंप्रेसर में सेकेंड हैंड लगाता था, रिकंडीशन, उसकी जजमेंट ही नहीं है। कंपनी फिर आगे 30-35 हज़ार का बिल देती थी, 3,000-4,000 खर्च करके 30,000-35,000 का बिल आता था एक कंप्रेसर तब्दीली का। इतना बिल देती कंपनी, क्यों? कंपनी की अपनी मजबूरी है, उन्होंने 10 जगह तो वो देनी है,
खर्चा पानी देना है उनको, तो कहाँ से कंपनी कहाँ से पूरे करे। और फिर ये भी पता नहीं बिल किस साल मिलेगा, महीने के बाद में किस साल मिलेगा। आपने ऊपर से नीचे तक 10 बंदों तक बिल क्लियर करने तक आपने हर किसी को पैसे देने हैं, ये अपने पैसे भी बड़ी मुश्किल से रिकवर होते हैं। ये हिसाब होता है गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर काम करना। हम कहते हैं ये गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर बड़ा पैसा है, पैसा तो है, लेकिन कमीशन जो आगे देने पड़ते हैं, जो टैक्स देने पड़ते हैं, वो किधर है। 25% तो टैक्स लगा हुआ है, 25% टैक्स देंगे, बाकी आपके पास क्या बचा। ये हिसाब है इसके अंदर। अब यहाँ पर आपने कंप्रेसर आपने जहाँ पर आपने लिया इसे, आप गए बाजार से, तो बाजार से आपने क्या करना है, आपने रेट उसको दे दिया, आपने बाजार से पंप उसका तब्दील कराना है, पंप का 1500 रुपये ले रहे हैं। अब तो मेरे ख्याल अब तो वो भी रेट चढ़ गया होगा, क्योंकि कंप्रेसर का रेट चढ़ गया तो पंप कम अज़ कम 3000 रुपये चला गया होगा। पहले ये 1000 रुपये ले रहे थे, 1000 रुपये आप ले रहे थे हमसे, तो हम आगे 5-6 हज़ार रुपये ले रहे थे। अब पंप कंप्रेसर का रेट जो है सेकंड और 6-7 हज़ार रुपये चला गया है। 7 हज़ार करें तो एक हिस्से का रेट कम अज़ कम 3500-3000 रुपये एक चीज़ की तब्दीली का लेंगे आपसे। अगर पंप तब्दील करेंगे फिर भी 3000-3500 रुपये लेंगे। मैं जिसने मार्केट गया मैं रेट ले लूँगा। और अगर मोटर चल गई, मोटर भी तब्दील करेंगे तो 3000-3500 का बिल होगा। लेकिन आगे भी तो देखें ना, आप 15-16 हज़ार भी तो ले रहे हैं। अब गैस इसमें ज़्यादा देखो कि गैस जल्दी आपका मैक्सिमम खर्चा 5000 कर ले, फिर भी आपको 7000, 8000, 9000, 10000 कहाँ तक आपको बचत, फिर भी ठीक ठाक बचत है। फ्रिज ज़्यादा बचत देता है, एसी नहीं देता। फ्रिज में बचत बहुत ज़्यादा है कि कंप्रेसर रिप्लेस करें, कोई भी काम करें, आपके पास बचत है। इस तरीके से क्या करना होता है, आपने क्या किया, बाजार में गए, अपने पंप कंप्रेसर कटिंग वाले के पास आपने पंप चेंज कर दिया, पंप चेंज करा दिया, दोबारा आपको वेल्ड भी उसी ने करके देना है, वेल्ड करके देगा। आगे आपने इसकी आगे फिटिंग करनी है। फिटिंग अब आपने इसकी कैसे करनी है, आगे काम क्या है, समझ आ गई। यहाँ तक अगर नहीं समझिए मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसको समझा दूँगा। जी ये क्लियर हो गया, ये नहीं हुआ, आवाज़ ही नहीं आ रही, चुप कर बताया करें। नहीं क्लियर हुआ दोबारा रिपीट किया जा सकता है, ये नहीं कि रिपीट नहीं किया जा सकता। आप बताएंगे तो फिर बात बनेगी। आप किसी कंप्लेन पे गए हैं, कंप्लेन ये थी, मैं रिवाइज कर देता हूँ कि आपका यूनिट वो कहता है ये कूलिंग नहीं कर रहा। आप गए, कूलिंग नहीं कर रहा, तो आपके जहन में 2 वजह होंगी। एक वजह ये होती है कि इसका पंप फारिग, ठीक है। दूसरी वजह ये होगी कि कंप्रेसर नहीं चल रहा। तीसरी वजह ये होगी कि इसका पंप फारिग। आप कंप्लेन पे गए, कंप्लेन पे जाकर आपने देखा है कि कंप्रेसर चल रहा है मगर कूलिंग नहीं है, तो ऐसी सूरत के अंदर आपने क्या किया, आपने आपके जहन में आया कि गैस का इशू है या पंप फारिग है, क्योंकि चल रहा है कंप्रेसर। ना चल रहा होता फिर दूसरा इशू था रिले ओवरलोड का। अब कंप्रेसर चल रहा है, तो ऐसी सूरत के अंदर अब आपने क्या किया, सबसे पहले आपने कंप्रेसर को रन किया, जजमेंट लेने के लिए आया, ये मेरी जजमेंट पे पूरा उतरता है कि नहीं किया, क्या इश्यूज है। टेक्निकली आप अंदर ही अंदर इसे चलाया। आपने चलाने के बाद आपने 1 मिनट के लिए 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट चलाया, उसके बाद आपने बंद कर दिया। बंद करने के बाद आपने 1 मिनट बाद दोबारा स्टार्ट दे देना है, देखना है कि आया स्टार्ट उठाता है कि नहीं उठाता। अगर स्टार्ट नहीं उठाता तो इसका 99% चांस होता है कि इसका पंप सही है। अगर ये स्टार्ट उठा जाता है तो इसका मतलब ये है कि इसका पंप फारिग है। ये टेक्निकली है, इसका जवाब आम मैकेनिक, मैंने आपको पहले बताया, आम मैकेनिक इसका जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास टेक्निकली माइंड नहीं होता। उन्हें काम तो आते हैं, कारीगर होते हैं, हमसे भी कई हाथ आगे होते हैं, लेकिन टेक्निकली जो होता है इंजीनियरिंग तौर पर उनका जहन काम नहीं करता, वो दूसरे मेथड पे जाते हैं। एक मेथड आपको ये बताएगा कि आपने कंप्रेसर को चलाया, कंप्रेसर चल पड़ा, इसका मतलब है पंप इसका फारिग लगता है। पंप क्यों फारिग लगता है, इस वजह से फारिग लगता है कि जब आपका कंप्रेसर बंद करते हैं, बंद करने के बाद फौरन बाद आप चला देते हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर गैस का प्रेशर इक्वलाइज नहीं हो रहा होता कि गैस का प्रेशर सिस्टम से गैस पूरी साइकिल करके वापस आ रही होती है, कंप्रेसर पे लोड होता है, वो स्टार्ट नहीं लेता। अगर कंप्रेसर स्टार्ट ले लेता है तो इसका मतलब ये होगा कि इसका पंप फारिग है। क्यों फारिग है, क्योंकि वो गैस को कंप्रेस नहीं किया। गैस का प्रेशर इक्वलाइज कहाँ से होगा, जब कंप्रेस करेगा तो इक्वलाइज होगा, क्योंकि इसके वाल ही खराब हुए हुए, गैस का प्रेशर ही नहीं बना, तो इक्वलाइज होने वाली गेम ही नहीं है। इस वजह से कंप्रेसर आसानी से स्टार्ट ले लेगा, हमारे जहन में आ जाएगा कि इसका पंप फारिग लगता है। मजीद इसे कंफर्म करने के लिए हम लोग उस टाइम ये भी नोट कर रहे होते हैं कि जब हमने चलाया है कि ये एम्पेयर की क्या पोजीशन, क्योंकि खाली जब लोड विदाउट लोड चलेगा कि पंप इसका फारिग होगा, तो ऐसी सूरत के अंदर इसके एम्पेयर कम होंगे, एम्पेयर कम होंगे। ये एसी है, कोई भी है, आपके एम्पेयर कम होंगे। लेकिन जब गैस का लोड होगा इसके एम्पेयर ज़्यादा होंगे।
ये चीज़ हमने जजमेंट लेनी होती है कि एम्पेयर क्या कहता है। अगर इसको भी क्लियर किया, मजीद इसकी डिटेल में जाने के लिए, मजीद कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी चार्जिंग लाइन को काटते हैं। प्लास से नहीं काटना होता, ट्यूब कटर से काटेंगे। गैस का प्रेशर देखेंगे, आया कितना प्रेशर निकला है, अंदाज़ा हो जाता है हम लोगों को काम करते हुए कितनी गैस इसमें से निकली है। आपका अंदाज़ा हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम पंप को चेक करते हैं। हम इसके डिस्चार्ज लाइन भी ट्यूब कटर से हम काट देते हैं। चार्जिंग लाइन काटनी है, उसके बाद डिस्चार्ज लाइन काटनी है। फिर कंप्रेसर को अपने चलाना है। कंप्रेसर अपने चला दिया, फिर अपने डिस्चार्ज लाइन पर हाथ रखा तो देखा प्रेशर ये रोक रहा है कि नहीं रोक रहा। आपने इसे रोका, प्रेशर आराम से रुक रहा है, इसका मतलब है कि इसका पंप फर्क है। अगर आपने प्रेशर को रोका, प्रेशर नहीं रुक रहा आपसे, 1-2 सेकंड के अंदर या 3-4 सेकंड में रिलीज होना शुरू हो गया, इसका मतलब ये है कि ये पंप ठीक है। अगर रिलीज होना शुरू हो जाए तो पंप ठीक है। अगर रिलीज ना हो, आप फिर ज़्यादा टाइम गुजर गया, 5-6 सेकंड से ज़्यादा टाइम गुजर गया, फिर भी प्रेशर रुका हुआ, रिलीज नहीं हो रहा, इसका मतलब है पंप फॉल्ट है। अब अपने कस्टमर को बताना है कि सर इसका पंप जो है वो ख़राब हो गया है, इसका पंप रिप्लेस होगा, तब्दील होगा। या दूसरा हमारे पास ऑप्शन है, आप कंप्रेसर चेंज करें। कस्टमर की हालत देख के हम बताते हैं। कस्टमर अगर कहता है कि आप हमें से कहते हैं सर इसका कंप्रेसर तब्दील होगा, नया इतने का है और पुराना जो है इतने का है। नया इतने का है, आप उसे रेट दे देंगे, बिलफर्ज 25,000 रुपये का नया आ रहा है, आप उसे बताएंगे सर 25,000 रुपये का कंप्रेसर आएगा, तो 7,000 रुपये या 5,000 रुपये गैस चार्ज होगी, टोटल आपका खर्चा 30,000 रुपये होगा। बस कस्टमर को गैस आपने लाजमी बतानी होती है। आप उसे 25,000 बता देते हैं तो कहता है ठीक है, लेकिन जब फ्रिज लेने आता है फिर कहता है जी, हम कहते हैं जी 30,000 रुपये, वो कहता है 30,000 किसके, हम कहते हैं गैस चार्जिंग के। वो कहते हैं फ्रिज में कंप्रेसर में गैस नहीं होती। वो कहते हैं कंप्रेसर में गैस होती है, क्योंकि नॉन टेक्निकल उसे पता नहीं है, गैस हवा है। अगर बिलफर्ज कंप्रेसर में गैस हो भी सही, तो कंप्रेसर के जैसे हम लाइनें खोलेंगे वेल्ड करने के लिए, वो गैस तो शू करके निकल जाएगी। गैस तो हवा है, गैस तो नहीं रुकती कंप्रेसर में। इस वजह से कंप्रेसर में गैस नहीं होती। कंप्रेसर का काम है सिर्फ कंप्रेस करना, दबाव बढ़ाना, उसके अंदर गैस स्टोर होने वाली गेम नहीं है। अब एसी के अंदर गैस स्टोर करते हैं, कंप्रेसर में गैस नहीं स्टोर होती, गैस कंडेंसर में स्टोर होती है, कंप्रेसर में स्टोर नहीं होती। कंप्रेसर में स्टोर होने लगे तो कंप्रेसर चलेगा ही नहीं, वो ट्रिप मार जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने उसे बताना है सर नया कंप्रेसर आपने लगवाना है, इतने का है, गैस चार्जिंग इतनी होगी, फिर मुकम्मल उसे तफसील से समझा देना है, ये चार्जेस आपके होंगे। दूसरा रास्ता आपके पास, आपने उसे बताना है कि एक कंप्रेसर रिकंडीशन है, एक कंप्रेसर जो है वेल्डेड होता है। रिकंडीशन जो कंप्रेसर है उसका रेट इस टाइम 16,000-18,000 के करीब करीब ले रहे हैं। उसके अंदर क्या होता है, कंप्रेसर बिल्कुल ब्रांड न्यू होता है, रिपेयर हुआ होता है, लेकिन भट्ठी पेंट होता है, जेन्युइन पेंट हुआ होता है, उसके ऊपर स्टिकर लगे होते हैं, उसके रिले, ओवरलोड, बेस की रबड़े वगैरह हर चीज़ साथ होती है। उसके अंदर तेल भी चार्ज हुआ होता है। वो लाहौरी डब्बा पिन पैक कंप्रेसर होता है। आप कस्टमर के सामने उस कंप्रेसर को खोले तो उसको नहीं पता चलता कि ये सेकेंड हैंड कंप्रेसर है या ये नया कंप्रेसर है। तो ज़्यादा जो मैकेनिक है बेईमानी वाली साइड पे, इस साइड पे जा रहे हैं। टेनफास का कंप्रेसर मिल जाता है, वो सारे इसी साइड पे चल पड़े हैं, क्योंकि नया कंप्रेसर कस्टमर लगाता नहीं है। जब उसे 30,000 का बिल देते हैं वो फड़क जाता है, वो भाई इतना, वो क्या करेगा, अब उसे बताएगा सर 18,000 रुपये हम लेंगे, आपको नया कंप्रेसर डाल देंगे। अब वो मैकेनिक क्या करेगा, वो कस्टमर जो है कई दुकानों पे जाएगा, हर एक से, हर कोई अपने हिसाब से वो बताएगा नया कंप्रेसर 25,000 के गैस चार्ज करने का 30,000 32,000 है, तो वो कहेगा जी फलां तो 18,000 कह रहा है, उसने आना उसी के पास है। क्यों, उसका रेट इतना कम है, वो कह भी रहा है नया कंप्रेसर में लगाऊंगा, कस्टमर वो नहीं जाएगा। ये भी टेक्निक होती है दुकानदार की, वो रेट ही लो कर देता है, लगाएगा रिकंडीशन, नया नहीं लगाएगा, लेकिन रेट लो कर देगा, जिसकी वजह से कस्टमर जहाँ भी सर मारेगा, टकरे मारेगा, आएगा उसके पास, क्योंकि रेट में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया। रेट में कम से कम कितना फ़र्क आ गया, 12,000 रुपये का फ़र्क आ गया। 10-12 हज़ार बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इस वजह से कस्टमर ने आपके पास ही आना है, इस वजह से बताएंगे सर नया लगाऊंगा। अब नया क्या है, नया नहीं है, वो रिकंडीशन है। रिकंडीशन में अंदर कोई जजमेंट नहीं है और उसकी वारंटी भी है। आप नया लेकर आते हैं मार्केट से बिल्कुल ब्रांड, उसका भी कोई पता नहीं, हो सकता है सेकेंड हैंड भी हो, लाहौर कराची में तैयार होकर आ रहा हो, कोई पता नहीं है कंप्रेसर का। और दूसरा ये भी है, नया इस टाइम मैकेनिक नहीं लगा रहे, बहुत ज़्यादा डर के लगा रहे हैं। तो इसकी वजह यह है कि अंदर सिल्वर बाइंडिंग में आ गए कंप्रेसर,
चाइना के कंप्रेसर है, सिल्वर वाइंडिंग में है और इतने महंगे कंप्रेसर है, तो इस वजह से कस्टमर जो मैकेनिक है डर रहा होता है कि ऐसा ना हो कि लगाती फारिग हो गया तो ये मेरे घाटे में फिट हो जाए। इस वजह इन चीज़ों को भी देखता है मैकेनिक, तो ज़्यादा उसकी तरजीह ये होती है सेकेंड हैंड लगवाए, उसमें उसको बचत भी ज़्यादा है। नए में उसे बचत नहीं है, नए में उसे गैस चार्जिंग की बचत है, सेकेंड हैंड में कंप्रेसर की भी बचत आ रही है उसको, दूसरा गैस चार्जिंग में उसे बचत आ रही है, उसे ठीक ठाक बचत है। इसमें 3-4-5 हज़ार बचेगी, इसमें 8-10 हज़ार रुपये बचे है, तो सेकेंड हैंड की तरफ ज़्यादा जाता है, सेकेंड हैंड रिकंडीशन की तरफ। मैं भी जितने लगाता हूँ मैं रिकंडीशन ही लगाता हूँ, कोई कंप्लेन ही नहीं, कोई जीरो कंप्लेन है। और 3 माह की आपको पंप वारंटी भी मिलती है, अगर 3 महीने में पंप फारिग हो जाए तो आपको वारंटी भी मिलती है। आप इसमें रिकंडीशन में आप कस्टमर को गारंटी भी दे सकते हैं, सर मैं गारंटी दूंगा आपको 6 माह की। 6 माह की वारंटी देने के बाद आप क्या करें, उसके साथ डिले प्लग लगाएं, उसके स्टेबलाइजर पर नहीं जाना आपने, उसके साथ डिले प्लग आपने लगाना है। डिले प्लग के अंदर ये क्वालिटी है, अगर वोल्टेज कम होंगे वो वोल्टेज पास ही नहीं करता, स्टेबलाइजर वोल्टेज पास करता है, ये पास नहीं करेगा। वोल्टेज ज़्यादा है स्टेबलाइजर पास करेगा, लेकिन डिले प्लग पास नहीं करेगा। बिजली चली गई उसी टाइम आ गई, बाद स्टेबलाइजर के अंदर डिले होता है, टाइमर लगा होता है, वो डिले लगी होती है, वो ऑन नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर स्टेबलाइजर बिजली चली गई आ गए वो ऑन कर देते हैं, तो कंप्रेसर को करंट मिलता है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लेता, तो डिले प्लग जो है ऑन नहीं करेगा, वो 3 से 5 मिनट का डिले देगा। स्टेबलाइजर आपको 6-7 हज़ार, 8 हज़ार, 9 हज़ार, 10 हज़ार का मिलेगा, लेकिन आपको डिले प्लग 500-600 रुपये का या 700 रुपये का, इतना फर्क है। तो इस वजह से हम लोग तो जितने दोस्त जितने भी हैं मेरे अपने घर या दोस्त जितने भी अपने टेक्निकल सब डिले प्लग पर है, स्टेबलाइजर पर नहीं। बिजली डिम में हमें कोई परवाह नहीं, हमें पता है कि ये लगा हुआ है, इसमें वोल्ट ही नहीं दे रही। स्टेबलाइजर है तो उठ के बंद करें, घर वाले बड़े मुतमईन बैठे होते हैं ये स्टेबलाइजर लगा हुआ है, वो बिजली पूरी कर रहे हैं, उनको पता नहीं होता स्टेबलाइजर कुछ भी नहीं कर सकता, बेचारा 5 से 10 वोल्ट अप या डाउन कर सकते, इसके अंदर गुंजाइश है, 5 से 10% इसके अंदर कैपेसिटी है। इससे ज़्यादा आप समझे कि आपके पास 160 170 वोल्ट आ रही है, 220 कर देगा, इसमें कुछ भी नहीं करेगा। वो ज़्यादा क्या करेगा, 160 170 180 तक ले आएगा, बस आगे वोल्ट उसने आगे प्रोवाइड करने हैं, लेकिन डिले प्लग जो है आगे सप्लाई नहीं देता, ये सिस्टम को डिस्कनेक्ट कर देता है। डिले आ रहा होता है, ऊपर लिखा हुआ आ जाता है डिले, इसके साथ डिस्प्ले भी है, डिले आता रहेगा और वोल्टेज भी शो हो रहे होते, इतने वोल्टेज इस टाइम आ रहे हैं, डिस्प्ले पे वोल्ट भी आ रहे होते हैं, ये इसका फ़ायदा है। डिले प्लग साथ लगा दें और छोड़ दें, अल्लाह तवक्कल पर। वहाँ जाके फ्रिज को खुद लगाएं कि आपकी सॉकेट लूज़ नहीं होनी चाहिए, सॉकेट लूज़ नहीं है कुछ भी नहीं होता उसको। आप 6 महीने की वारंटी दे के अगर अपना रेट आप बढ़ा दें 21-22 हज़ार 23 हज़ार कर दें, खुदा ना खास्ता अगर कोई फटकार पड़ भी जाए तो आपने इधर रिकवर कर ली, क्यों आपने 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा जो आपने लिया है वो उसका लिया है कि जो अगर खुदा ना खासा कोई फटकार पड़ जाए उसको रिकवर करने के लिए। ये तरीके होते हैं वारंटी देने के, वारंटी इस तरीके से आप दे सकते हैं इसकी। अब नेक्स्ट अगले स्टेप की तरफ आप रिकंडीशन लगा सकते हैं। रिकंडीशन में एक इशू है। दूसरा इशू हमारे पास आते हैं कंप्रेसर जेन्युइन से मुराद ये होता है रिकंडीशन वेल्ड हुआ होता है, तैयार हुआ होता है, उसके अंदर तेल भी डाला होता है, सारा उन्होंने खुद किया होता है, काम किया होता है, वो तैयार शुदा कंप्रेसर होता है, लेकिन जजमेंट नहीं मिलती, वो काम ही ऐसा हुआ होता है। दूसरा होता है जेन्युइन कंप्रेसर। जेन्युइन से मुराद ये कोई कटा हुआ नहीं है, ओरिजिनल कंप्रेसर है, लेकिन है सेकेंड हैंड। ये पता नहीं है कि 10 साल चला है, 20 साल चला है, 30 साल चला है या 2 साल चला है, पता नहीं। वो जब हम इसे लगाते हैं फ्रिज के अंदर, फिर वो बताता है मेरी क्या पोजीशन है, मैं क्या क्या काम करूंगा, मैं लोड उठाऊंगा नहीं उठाऊंगा, चलने के बाद पता चलता है। लेकिन मैं इसको नहीं लगाता। मैं इसको क्यों नहीं लगाता? इस वजह से नहीं लगाता, कोई पता नहीं है सैले समंदर पर कितना अर्सा पड़ा रहा है, गोदामों में कितना अर्सा पड़ा रहा है, इसके अंदर कितनी नमी गई हुई है, इसके अंदर कितनी नमी अंदर जमी हुई है, कितनी स्केल है अंदर, नहीं जजमेंट। फिर जब ऐसा कंप्रेसर रन होता है, फिर वो अपनी नमी कचरा वगैरह निकालता है सिस्टम में, लाइनों में, तो फिर हमारा सिस्टम बर्बाद हो जाता है। रिकंडीशन मुझे पता होता है, ये भी तैयार हुआ महीना पहले, तैयार 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, और वो लाइनें ऊपर नहीं छोड़ते, उसके ऊपर जिस तरह जेन्युइन कंप्रेसर की सीलें लगी होती है, ये भी ऊपर सीलें लगा देते हैं जेन्युइन पे, सेकेंड हैंड पे रिकंडीशन पे ऊपर सीलें हैं, जजमेंट ही नहीं है उसके अंदर। तो इसी तरह जो आपका जो नया सेकंड कंप्रेसर है जेन्युइन, उसके ऊपर कोई सीले विले कुछ नहीं, ऐसे ओपन, उसके अंदर नमी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, तो इस वजह से मैं नहीं लगाता, लेकिन कई मैकेनिक वही लगाते हैं। अब उसका पता भी नहीं कितना अर्सा चला हुआ है, क्या हिसाब किताब है,
तो उन्होंने बस चेक किया और लगा दे दिया हमें। जब हम लगाएंगे तो फिर वो बताएगा क्या पोजीशन आती है। तीसरा हमारे पास काम होता है कि रिपेयर कराना। रिपेयर से मुराद ये है कि आपका कंप्रेसर का पंप फारिग हो गया या मोटर जल गई, आप दुकानदार के पास ले जाएंगे, वो कंप्रेसर को काटेगा, मोटर जल गई तो मोटर आपको रिप्लेस कर देगा, अगर पंप खराब हो गया तो पंप आपसे रिप्लेस कर देगा। 2-2,500-3,000 का आपका खर्चा आ जाएगा। मसला ये आप पर डिपेंड करता है आप क्या कराते हैं। हमने देखना होता है कस्टमर की हड्डी पसली आया, ये स्लिप तो नहीं होगा हाथ से, अगर मैंने इसे रेट दे दिया कहीं निकल तो नहीं जाएगा। ये चीज़ें सोच के हमने काम करें, ये नहीं कि बेतुका रेट हम बता दें जो सारों को बता नहीं। हर जगह पर हमारा रेट बंदे को देख कर और यूनिट को देखकर, उसकी हड्डी पसली देख कर ही हम अंदाज़ा देते हैं कितने पैसे इसमें लगेंगे। अगर आपके पास उसी को रिप्लेस कराना है, अब पंप खराब है, पंप पे 8-10 हज़ार रुपये आप रेट दे सकते हैं, आपको फिर भी ठीक ठाक 5-6 हज़ार 7 हज़ार 5 हज़ार कम से कम बचत है। अगर आपके पास मोटर खराब होगी है, मोटर का भी यही रेट 8-10 हज़ार रुपये का रेट दे के आप फिर भी इसमें ठीक ठाक बचा सकते हैं। ये हमारे पास रास्ता होता है। एक रिप्लेस करना, आप जेन्युइन कंप्रेसर लगा रहे हैं, ओरिजिनल लगा रहे हैं, दूसरा आपके पास रिकंडीशन का ऑप्शन है, तीसरा आपके पास जेन्युइन सेकेंड हैंड का ऑप्शन है, तीसरा आपके पास चौथा ऑप्शन जो है उसी को रिप्लेस करने का है। समझ आ गई? आपको सवाल है पूछे, हर चीज़ मैंने क्लियर कर। किसी का डिजाइन में कोई सवाल है तो जी, जो पंप अंदर होता है जी, कंप्रेसर बेसिकली 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्से को स्टेटर कहते हैं, मोटर, ठीक है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मकनातीसी ताकत बनती है। दूसरा हिस्सा आपके पास पंप है, पंप ये घूम रहा है और ये अंदर पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन किसके अंदर ये सर्कुलेशन कर रहा है या घूम रहा है, तो ऐसे सूरत के अंदर ये इसके अंदर सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर गैस आती है, ये रूटर जब चलता है गैस को कंप्रेस करता है, उसके साथ पिस्टन चलता है, तो गैस कंप्रेस होकर डिस्चार्ज लाइन से बाहर निकल आती है। ये इसका पंप है। पंप आपका रिप्लेस होगा या मोटर आपकी रिप्लेस होगी। ठीक हो गया? सर एक सवाल। जी सर पूछिए। सर ये जो शटर है ये तो भारी है, कैसे होती है? जी इसके अंदर जी इस तरह अच्छा, और इसमें मैग्नेट आएगा और इसको घुमाएगा? जी घुमाएगा, मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड पैदा होगा। सर जी, इसमें अगर गैस लीक हुई तो वो हम उसको कैसे प्रेशर दे के चेक करेंगे? किसको? जब इसकी लाइन कोई लीक हुई, लीकेज। ये बात की बातें हैं, फिलहाल जो टॉपिक चल रहा है उसको डिस्कस करें, आ जाएंगे वो चीज़ें आ जाएंगी। मैंने पहले बताया आप लेट आए, हम सिस्टम को दो इशू है, कंप्रेसर इशू, दूसरा आता है लीकेज इशू। अब यहाँ पे आपने लाइन को काटा है, गैस पूरी निकली है, ठीक है, तो इसका मतलब है इसके अंदर गैस पूरी है, इसके पंप का इशू है। दूसरा मैं इसमें आपको सिखाऊंगा कि उसमें आपकी गैस नहीं निकली, ठीक है, फिर आपने कदम कैसे उठाए, क्योंकि इकट्ठे हम समझाएं तो फिर आपकी खोपड़ी इतना काम नहीं करती, नहीं पिक करती। इस वजह से मैंने 2 हिस्सों में, लंबा टॉपिक हो जाता है लेकिन 2 हिस्सों में तकसीम कर दे। एक हिस्से में कंप्रेसर इशू मैंने डाल दिया है कि आपका यूनिट कूलिंग नहीं कर रहा, कंप्रेसर का इशू है। दूसरा इशू मैंने इसमें लीकेज का इशू है, गैस नहीं है जिसकी वजह से यूनिट काम नहीं करता। दोनों मेथड आपको समझाते हैं। और सर दोनों केसेस में कस्टमर को गैस के पैसे जरूर देने, क्योंकि गैस दोबारा भरनी पड़ेगी। गैस तो उसका सिलेंडर के अंदर पड़िए गेज लगा दे, ठीक है, गेज लगा दे, जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा वो चाइना की 3rd क्लास गैस होगी, जिसका प्रेशर कम होगा वो आपकी अच्छी गैस। इसी तरह 410 पड़िए, 22 पड़िए, 410 का प्रेशर ज़्यादा होगा और 22 का प्रेशर कम है, लेकिन 410 का सिलेंडर अलग है। 410 को 410 के सिलेंडर में डालना चाहिए। क्यों? उस सिलेंडर का वजन 3.5 kg है और आम सिलेंडर का वजन 2.5 kg है। वजह क्या है? वो हेड प्रेशर उसका ज़्यादा है। आम सिलेंडर के अंदर सिलेंडर ब्लास्ट होने के बहुत चांस हैं, मैकेनिक फिरते हैं, लेकिन कंपनी कहती है कभी भी दूसरे सिलेंडर में न डलवाएं। वो पागल तो नहीं, 3.5 kg वजन क्यों कर दिया, मोटी चादर क्यों कर दी? क्योंकि उसका प्रेशर ज़्यादा है, ब्लास्ट के बहुत ज़्यादा चांस है। ये दुकानदारों को पता नहीं है, जैसे ब्लास्ट होगा तो शिगिर्द होगा, उनका क्या जाता है। तो ये कम करवाते हैं 1-2 किलो एक कंप्रेसर उससे उठाना कैसे है, मेन चीज़ तो हुनर वाली गेम तो ये कि आपने उसे कंप्रेसर, आपने उसे सेकेंड हैंड ले लिया या आपने रिकंडीशन लिया। अब इसमें एक मज़ेदार चीज़ भी है, अगर आपने उससे नया कंप्रेसर लिया ना, ऊपर सीलें लगी हुई है, सीलें लगी हुई है, वो सीलें नहीं उतारेगा, ऐसे लगाएगा, ऐसे बस लगाते एक मेरे ख्याल में 10-15 सेकंड मुश्किल से चलाएगा, उतारते
आप उसका ना प्रेशर चेक कर सकते हैं, ना उसकी कोई पोजीशन चेक कर सकते, कि उसने चलाई इतनी देर है, और ऊपर से रबड़े भी नहीं उतारी उसने, सीलें उसकी नहीं उतारी, चला दिया उसने, क्योंकि ना वो सेक्शन लेगा ना वो डिलीवरी लेगा, कुछ भी नहीं लेगा, उसने ये दिखाएगा चल रहा है। बस चल रहा है, खत्म। नए के अंदर ये है कि दुकानदार खुद डरता है, ये जलना जब मुसीबत मेरे माथे न लगे, ये हिसाब किताब है। सेकेंड हैंड के अंदर आप हर हिसाब से तसल्ली करें, जितना आप चेक करना चाहें, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन नए में अंदर ये इशू आएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, कस्टमर को वारंटी कभी नहीं देना। दूसरा नया जब भी लेना हो तो उसे मॉडल नंबर लेके दो, बस सर लेकर आओ खुद ही, उससे पहले बता देंगे सर वारंटी नहीं है, आप मेरे सामने बैठना, मैं सामने लगाऊंगा, आपके सामने फिट करूंगा, चलते हुए जल गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उससे पहले बता देना। वो पहले फ्लॉप हो जाएगा, वो पहले डर जाएगा कि ये क्या मसला है। क्यों? क्योंकि चाइना के सारे आ रहे हैं, पहले आते थे जर्मनी, फ्रांस, ये वो, जापान, परवाह नहीं होती थी, आंखें बंद करके लगाओ कंप्रेसर। अब तो नया लगाते हुए पहले मैकेनिक डर रहा होता है कि मुसीबत ये घाटे में ना फिट हो जाए। अब देखिए अगला स्टेप, आपने कंप्रेसर इससे लेना कैसे है, अब आपने टेक्निक क्या इख्तियार करनी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना होता है। वो तो कहते हैं ले जाएं आप, मेरी जिम्मेदारी है, उसकी इस जिम्मेदारी पे नहीं जाना। नहीं, यहाँ दोस्ती रखनी है, दोस्ती वाली गेम ही नहीं है। बिजनेस में दोस्ती वैसे नहीं होती, बिजनेस में दोस्ती तो बहुत बड़ा गुनाह है, वो तो बर्बाद हो जाएगा जिसने दोस्ती, बिजनेस में दोस्ती को शामिल कर दिया। अक्सर मैकेनिक जो सुलझे हुए मैकेनिक, वो दोस्तों को ज़्यादा लगाते हैं, तो सही रगड़ा देते हैं, उसे पता है मेरे पास इसने आना है, उसको रेट ही डबल देंगे, कहेंगे मैंने फलां गैस डाली है, फलां कंप्रेसर डाला है, पता नहीं क्या क्या उसको बढ़ाएंगे। तो अगला भी बड़ा खुश होगा जी मेरा अमेरिका का कंप्रेसर लगा हुआ है, अमेरिकन गैस डली हुई है, पता नहीं है कि मुल्तान की गैस डली हुई है। तो ये हिसाब किताब होता है कि आप इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि टेक्निकल के अंदर बड़ी हराम तोपी है, कोई भी टेक्निकल फील्ड ले ले। अब इसके अंदर आपने चेक कैसे करना है, सेकेंड हैंड आपने जेन्युइन उठाया, रिकंडीशन। नंबर 2, आपने वोसी का पंप रिप्लेस कराया या आपने जेन्युइन उठाया। अब आपने चेक यहाँ पे क्या करें, यहाँ पर आपका फन काम आएगा, आपका हुनर काम आएगा, आपका एक्सपीरियंस काम आएगा, वरना नहीं, वरना आपको फुद्दू लगा देगा। ले लिया आपने, लेकर चले गए, आपके उसके कहने पर जो बात मैं कर रहा था, जाके लगाया, कंप्रेसर चल पड़ा, गैस आपने चार्ज कर दी, खुशी खुशी, जैसे ऑटोमेटिक हुआ, ऑटोमेटिक होने के बाद रिस्टार्ट ही नहीं उठाता, क्योंकि मोटर हीट अप होगी, चलो घाटे में फिट हो गया। अब आप निकालते हैं उसको, गैस बर्बाद होती है। हाँ, कोई और फ्रिज पड़ा हुआ तो उसकी गैस उसमें आप शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी एक इशू आ रहा है। इशू ये आ रहा है कि जो आने जाने का टाइम बर्बाद हुआ, जो पैसे बर्बाद हुए, जो काम डिस्टर्ब हुआ, कस्टमर सर पे जूतियाँ मारा है, वो किधर जाए। ये इशू साथ खड़े होते हैं, इन चीज़ों को आपने देखना होता है। इस वजह से इस जिल्लत से बचने के लिए कोई कुछ भी कहे, हम भी ऐसे डर्दियाँ खाते रहे हैं, लेकिन बाद में होश है यार ये क्या है। वो तो कहता है, कहेंगे यार कोई मसला हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ। वो मसला तो जिम्मेदार तो है, लेकिन ये जो फटकार हमें पड़ेगी, जो नुकसान होगा, इसका कौन जिम्मेदार होगा? वो जिम्मेदार तो नहीं होगा, उसने तो कुछ भी नहीं करना, उसने आपका वो रख लेना है, दूसरा आपको रिप्लेस कर देना है। लेकिन जो आपका खर्चा हो गया, गैस बर्बाद होगी, दूसरा जो फ्रिज आपके पास नहीं था, गैस ज़ाया होगी सारी, कंप्रेसर की, दूसरा ऑयल आपने डाला था, वो ऑयल निकल गया सारा, दोबारा ऑयल डालेंगे, ऑयल वो ख़राब हो गया या कुछ भी हुआ, तो जो आपके कॉपर रॉड लगे हैं, वेल्डिंग सीजन गई है, जो आने जाने के किराए लगे हैं, जो टाइम बर्बाद हुआ, वो कौन इसका रिस्पॉन्सिबल होगा? ये चीज़ें देखनी होती हैं। इस वजह से मुकम्मल 100% आपने एक्यूरेट करना होता है। कंप्रेसर वाले बहुत बेइंतहा बैठे हुए हैं, नहीं वो चुर कर रहा है, छोड़ो कहीं रखो अपने पास, मैं जा रहा हूँ किसी और के पास। गए, सबसे पहले आपने इसके पंप का प्रेशर चेक करना है, उसे कहीं कंप्रेसर चलाए। कंप्रेसर जब वो चलाते हैं, एक चीज़ याद रखें, उसके बोर्ड के अंदर, जिस बोर्ड पे वो लगाता है प्लग, उसके अंदर कैपेसिटर लगे होते हैं। वो मुकम्मल उन्हें जो टार्क देते हैं, वो कैपेसिटर का टार्क अंदर आ चुका होता है। आप मत समझिए ऐसे चला रहे हो, कैपेसिटर के टार्क पे चला रहे हैं, उनकी लीडें जहाँ लग रही हैं कैपेसिटर के टार्क पे लग रही हैं। अब यहाँ पर आपने इसे चलाकर सबसे पहले आपने इसका पंप का प्रेशर देखना है। पहले तो ये देखना है कि उन्होंने जो लाइनें तोड़ी होती हैं उन पर हाथ नहीं रखा जाता, वो लाइनें चुभती हैं, पाइप कटे हुए होते हैं, उससे नहीं होता। इसका बेहतरीन रास्ता होता है, ट्यूब कटर जेब में होना चाहिए। ट्यूब कटर जेब से निकाला, वो भी देखे, उससे ट्यूब कटर मांगे कि कहेगा मेरे पास है ही नहीं, तो वो इसको आराम से आपने ट्यूब कटर से ट्यूब को काट देना, मुंह गोल कर देना, उससे कुछ भी नहीं कहना। क्योंकि उसने माल बेचना है तो फिर इस तरीके से तसल्ली आपने करनी है, क्योंकि आप उसने तो माल दे दिया, उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, जल गया खत्म।
लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी है। कस्टमर आपने सारी ज़िंदगी आपका कस्टमर आपके मत्थे लगना है। कस्टमर से हमें कस्टमर मिलना है। एक कस्टमर हम ख़राब करेंगे तो समझो को पूरा इलाका हमने ख़राब कर दिया। फिर वो पूरे काम पूरे मोहल्ले को, पूरे रिश्तेदारों गारे को बता रहा था स्टोरी मेरे साथ तो ये हुआ है। तो इस वजह से स्टोरी से बचने के लिए कस्टमर के लिए जितने भी आप जान मारे ना, कस्टमर किसी का भी नहीं होता। कस्टमर जलेबी है, उसकी समझ नहीं आती वो क्या करता क्या है। कस्टमर भी एक जैसे आपने यहाँ पे प्रेशर रोका, प्रेशर आपसे नहीं रुक रहा, उसने चलाया हुआ है, प्रेशर आपसे नहीं रुक रहा, इसका मतलब है इसका पंप का प्रेशर ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज़ आपने इसका देखना है, आया इसके पंप के अंदर जो मेन चीज़ है जो सबसे ज़्यादा है वो है इसके पंप के अंदर प्ले होना। आया पंप के अंदर प्ले तो नहीं है। पंप के अंदर प्ले चेक करने के लिए क्या करना होता है, इसे लोड पे स्टार्ट देंगे। जब लोड पे स्टार्ट होगा तो इसके पंप के अंदर बाल बराबर भी प्ले होगी, इसने स्टार्ट नहीं करना, उसने चक मार जाना। सबसे मेन चीज़ हम कहते हैं मोटर पर है, मोटर का इशू ज़्यादा नहीं होता। असल इशू तो मोटर का हमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाना, मकनातीसी कुव्वत बनाना। सारी गेम तो पंप के अंदर है। पंप के अंदर हल्की सी भी प्ले होगी ये स्टार्ट नहीं लेगा, ये फंस जाएगा। आप क्या करें, उसे चलाया हुआ कंप्रेसर, अब आपने क्या करना है, अपने प्रेशर रोका नहीं रुक रहा, अब फिर आपने क्या करना है, कंप्रेसर चल रहा है क्योंकि 1 मिनट की बात भी नहीं, उससे भी कम टाइम लगता है। आपने प्रेशर को यहाँ रोक दिया, दबा दिया उसी के बंद कर कंप्रेसर को। लेकिन बंद उसी टाइम करें, वो लेट ना करें, क्योंकि लेट किया तो वो प्रेशर आपके अंगूठे से थोड़ा सा भी रिलीज हो गया, आपका पिस्टन कनेक्टेड हार्ट फ्री हो जाएगा। वहाँ उसके अंदर दब आनी चाहिए कि हाँ जी दबाया हुआ है, उसे कहिए फुल दबाना है, अपने हाथ लेडीज नहीं होने चाहिए। ये दबा दिए यहाँ पर अंगूठे से दबाया आपने, उसे कहें कंप्रेसर बंद करता है, उसे क्या आप चलाए। अगर ये स्टार्ट ले लेता है फिर कुछ भी हो जाए ये कंप्रेसर कहीं भी नहीं जाता। नया कंप्रेसर भी इस तरह स्टार्ट नहीं लेता। ये बात वो आपको कहेगा कि अगर नया भी इस तरह स्टार्ट नहीं लेता, आपने उसका गलत दबा दिया सारा, ये पूरा आपने दबा दिया, अंदर कनेक्टिंग रॉड के ऊपर दबाव आ गया है, अंदर पंप के ऊपर दबाव है। आप उसे ऐसी सूरत में अगर वो स्टार्ट ले लेता है तो एक बंद है, कुछ भी नहीं होता उसका। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये पंप का प्रेशर ठीक है, यूनिट बेहतरीन काम करेगा। आपने चेक कर लिया, रीस्टार्ट भी उसने उठा लिया, आपने प्रेशर रुका हुआ था, उसने रीस्टार्ट भी उठा लिया, प्रेशर भी आपसे नहीं रुक रहा था, इसका मतलब एक कंप्रेसर बंद है। अब इसके अंदर एक इशू है, इशू सबसे एक कौन सा इशू रह गया, मोटर बेहतरीन मोटर है, बेहतरीन चल रहा है, स्टार्ट ले रहा है, मोटर जी। अब कौन सा इशू है, एक सबसे जो खतरनाक इशू है जिसमें कस्टमर आके ना आया देखता है ना तो देखता है, वो इतनी मट्टी प्लीट करता है हद से ज़्यादा। कूलिंग बेहतरीन करता है फ्रिज, फिर भी बेइज्जती होती है। जी सर, आवाज़ देता है, आवाज़ बैक जो रिवाइज कर रहे हैं वो शायद भी कर गए। इसमें बैक का इशू, बैक का क्या इशू है, बैक की निशानी क्या है, जिस टाइम फ्रिज आपका बंद होता है, डीप फ्रीजर आपका बंद होता है, धड़ल्स की आवाज़ मारता है। बेहतरीन चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, कोई मसला ही नहीं है, लेकिन जिस टाइम बंद होगा धड़ल्स की आवाज़ मारेगा। जब ऑटो पे जाएगा या बिजली जाती है धड़ल्स की आवाज़ मारेगा, इसका मतलब है बैक है। A1 कूलिंग करेगा, नीचे ऊपर बेहतरीन कूलिंग है, लेकिन सबसे मेन मसला उसका जिस टाइम बंद होता है धड़ल्स की आवाज़ मारे, समझिए इसके अंदर बैक है। अब बैक क्या चीज़ है समझ आ रही है, क्यों है ना कि मैं ज़्यादा गहराई में जा रहा हूँ, समझ ही ना आ रही हो, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा गहराई में बताना तो फिर भैंस करके बीन बजाने वाली बात होती है, ठीक ही नहीं आती, याद ही नहीं रहता आपको। अब बैक में क्या चीज़ है, क्योंकि एक इंजीनियर को सारा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, एक एक चीज़ कैसे वर्क करती है। मतलब फिर है मकैनिक का, ये बस है मैं आम मकैनिक तरह बस ये लगा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, ये मकैनिक वाली गेम ही नहीं। हर चीज़ उसकी जजमेंट हो, मैं ये करूँगा तो ये मुझे रिस्पांस मिलेगा, मैं ये करूँगा मैं ये मुझे रिस्पांस मिलेगा। ये चीज़ें जब जहन पे बंदा काम करे फिर कहीं भी मार नहीं खाता। अब इसके अंदर क्या इशू है, वजह क्या है, क्यों कैसे, हमारी फील्ड के अंदर ये सवाल सबसे ज़्यादा है, क्यों कैसे आप बताएंगे, इंजीनियर होंगे तो बताएंगे, आम मैकेनिक होंगे तो नहीं बता सकते। अब इसके अंदर क्या होता है कि बैक का इशू क्या होता है। अब इस पंखे को मैं चलाता हूँ, ठीक है, अब मैंने बंद कर दिया, ये बंद नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि रूटर के दरमियान, ये रूटर इसके अंदर जो है बैरिंग या बुश के दरमियान है, ठीक है, वो फ्री घूम रहा है। अब इसी के अंदर जब आप कंप्रेसर को बंद करते हैं तो ये कंप्रेसर अंदर से बंद नहीं होता, अंदर रूटर चल रहा होता है। ये कम अज़ कम 40 से 50 सेकंड जो है ये चलता रहता है।
उसके बाद बंद होता है। अब यहाँ पर क्या है, आप बैग क्या मुराद है, बैग यहाँ पे क्या चीज़ ले रहे हैं? कंप्रेसर जब बंद होता है तो इसके फ्लिपर वाल के दरमियान थोड़ा सा स्पेस आ गया, डिस्चार्ज फ्लिपर वाल के दरमियान जो जाने वाली जो गैस का प्रेशर है, कंप्रेसर गैस को कंप्रेस कर रहा है। जैसे ही कंप्रेसर चल रहा है, गैस कंप्रेस हो रही है, कोई मसला ही नहीं है, लेकिन इसके अंदर हल्का सा स्पेस है बाल बराबर। जैसे ही कंप्रेसर बंद होता है, जो जाने वाला प्रेशर है वो वापस रिवर्स आता है। रिवर्स आकर रूटर को हिट करता है, पिस्टन को हिट करता है, पिस्टन के ऊपर प्रेशर बनता है, आपका रूटर वहीं स्टॉप हो जाता है, रूटर रुक जाता है एकदम, जिसकी वजह से जब रूटर एकदम रुकेगा वो धड़स की आवाज़ मारेगा। क्या होता है, जब कंप्रेसर चल रहा है, गैस कंप्रेस हो रही है, कोई मसला ही नहीं है, लेकिन जिस टाइम इसके अंदर प्ले है, थोड़ा सा वाल के दरमियान स्पेस है, वाल हल्के से कमज़ोर है, तो ऐसी सूरत के अंदर जब कंप्रेसर बंद होता है, ऑटोमेटिक होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना बंद हो जाती है। वो रूटर ऐसे घूम रहा होता है, मैग्नेट नहीं मार रहा होता। अब जब ऐसे घूम रहा होता है तो वापस आने वाला हल्का सा गैस प्रेशर जो है इसको रोक देता है। जब इसको रोकता है तो एकदम जब रूटर रुकता है तो धड़स की आवाज़ मारता है, इसको कहते हैं बैक होना। बैक के कंप्रेसर बंद होने के बाद जो गैस का प्रेशर रिवर्स आता है, उस रिवर्स पर रूटर रुक जाता है, जिसकी वजह से धड़स की आवाज़ मारता है। बास फ्री डीप फ्रीजर के अंदर ये इशू होता है, जिस टाइम चलते हैं धड़स की आवाज़ मारती है, धड़ करके फिर स्टार्ट हो जाते हैं। उसका इशू कुछ और है, उसके अंदर दो इशू हैं। नंबर 1 वोल्टेज प्रॉब्लम, वोल्टेज प्रॉब्लम। नंबर 2 इशू उसकी रिले फॉल्टी, उसकी रिले फॉल्टी है, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। आप रिले में से वोल्टेज देखें, वोल्टेज पूरे हैं तो आप रिले रिप्लेस कर दें, आपका ये मसला शुरू में स्टार्ट वाला जो मसला है ये मसला सॉल्व हो जाएगा, आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जिस टाइम बंद हो उस टाइम आवाज़ दे, फिर इसके अंदर बैक है, वो फ्रिज बेहतरीन काम करेगा, बेहतरीन कूलिंग करेगा, कोई इशू नहीं खड़ा करेगा, लेकिन जिस टाइम बंद करेंगे उस टाइम धड़स की आवाज़ मारेगा। अब कस्टमर सुबह क्यों तपा हुआ आता है, कहते हैं जी सारा दिन काम करते हैं तो रात को ये चौकीदारी करता है, तो फिर वो तपा होता है, रात को सोने नहीं देता, ये चौकीदारी कर रहा होता है, धड़स धड़स हर, क्योंकि रात को तो जल्दी आ तो करता है, अंदर टम बाहर फ्रिज का दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता और रात को खामोशी भी होती है, तो ऐसी सूरत के अंदर इसकी आवाज़, हल्की सी भी आवाज़ जो है वो बड़ा मसला खड़ा करती है। कस्टमर सुबह नाओ देखता है, नताओ देखता है, मट्टी पूरी पलीत करके जाता है, वो कहता है उठा के ले जाओ, पल्ले से किराया भी भरो, पल्ले से कंप्रेसर भी चेंज करो। इस टाइम जब दुकान पे चल रहा हो फ्रिज, आप नंबर 1 अगर तसल्ली से चेक करके आए हैं फिर मसला नहीं बनेगा। अगर आपने तसल्ली नहीं की, जैसे आप गैस चार्ज कर दी, यूनिट आपका फ्रिज ऑटोमेटिक बंद हुआ, बंद होने के बजाय उसने बंद हुआ उस टाइम उसने धड़स की आवाज़ मारी, हल्की सी भी आवाज़ मारी, वहीं आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, उस्ताद ये दिन के टाइम इतनी आवाज़ है तो रात के टाइम तो ये पूरा गूंजेगा कमरा, तो इसने बेइज्जत करना है, तो बेहतर है कि इस कंप्रेसर को मैं चेंज ही कर दूँ। इज्जत अपने हाथ में, गैस तो जा रही है, जब बेइज्जती होगी फिर मैं गैस चेंज करूँगा, फिर बेहतर है, इससे बेहतर है कि मैं पहले ही कंप्रेसर हम निकाल के परे मार देते हैं, यार ये बेइज्जती से बेहतर है, अगला आके यहाँ बक बक करेगा तो इसको निकाल दें। समझ आई? बैग किसी सूरत में बर्दाश्त ही नहीं है कस्टमर को, बैग हल्की सी भी आवाज़ हो, वो वैसी आम आवाज़ आ रही हो, उसमें भी आके चुट चुट कर रहे होते हैं, ये आवाज़ क्यों आ रही है? सर ये उसमें तो वाल का मसला होता है, आप बता रहे हैं कि उसमें बाल बराबर भी उसमें फर्क हो। हाँ, वाल का हम चेंज क्यों करें? पंप चेंज करेंगे ना, क्योंकि पंप के अंदर मसला है। पंप के अंदर मसला है ना, पंप का वाल कमज़ोर हो गया है, गैस का प्रेशर रिवर्स हो रहा है बंद होने पर। इससे कम अज़ कम रिवर्स होते हैं प्रेशर, लेकिन 40 से 50 सेकंड रिवर्स नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर क्या होता है, अब चीज़ उस समय जा रही है, फिर ऐसे ना हो कि मैं कहानियाँ सुनाता जाऊँ और आगे, क्योंकि इसकी और भी गहराई है, अब मजीद आगे। जी आफिर साहब गुजर रही है, किधर जा रही है? सर जी सर हमारा फ्रिज है ना जी, वो चलता है तभी आवाज़ निकालते हैं और निकालते हैं पास टाइम निकाल रहे हैं जी। तो उसके रिले चेंज कर दो, किसी टाइम उसके रिले जो है ना वो गड़बड़ कर रही है। वोल्टेज इशू तो नहीं है आपके पास? क्या बता, वोल्टेज इशू भी हो सकती है, आपका प्लग लूज तो नहीं है कहीं, ये भी प्लग लूज हो फिर भी इशू आएगा, प्रॉपर वोल्ट नहीं पास होता। प्लग देखिए, आपका शू किसी सूरत में लूज नहीं होना चाहिए। शू लूज होने का मतलब है स्पार्क करना, फ्रिज को खुद ही बर्बाद करना, आपका लूज नहीं होना चाहिए। दूसरा आपके पास दूसरा एक चीज़ और भी है, हम लोग सबसे बड़ा गलत काम ये करते हैं, हम फ्रिज को आम सॉकेट में लगाते हैं जो कभी नहीं लगाना चाहिए, दूसरा जो होता है जैसे लाइट प्लग में लगाना चाहिए।
जो हम इसमें लगाते हैं ये तो अपना फ्रिज खुद ही बर्बाद करते हैं, क्योंकि 329 की तार डली होती है इसके अंदर, और सॉकेट ये लोड स्टार्टिंग पे 6, 7, 8 एम्पेयर होते हैं, तो सॉकेट लोड लेती नहीं है, वो तो इसकी पत्रियाँ अंदर से ख़राब हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, जल जाती हैं। तो इसको जो लगाना चाहिए, लाइट प्लग होता है जो पीछे से तार आ रही होती है 729 की, तो 729 की तार डायरेक्ट लाइट प्लग में जाती है। फिर कमरे के अंदर जो वायरिंग होती है 329 होती है, लेकिन पीछे से 729 या 736 आती है, तो हाँ वो लाइट प्लग में जाती है, अलहदा नहीं आती, मेन आती है। मेन हमारे पास 729 या 736 आती है। फिर जब आपकी तार बोर्ड पर आ जाती है, बोर्ड से जब आगे सप्लाई जाती है, तो फिर ये 329 आती है। पीछे से हैवी केबल आती है, पीछे से अगर आपने हल्की डाल दी फिर सत्यानाश हो जाएगा, वायरिंग का आग लग जाएगी। लोड है, क्योंकि उस टाइम पूरा लोड है पूरे कमरे का, तो जब यहाँ पर आता है हर एक तार का अपना लोड बन जाता है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। इसकी सर कंप्रेसर बैक में आता है, कितनी देर में पता चल जाएगा? ये 40-50 सेकंड के अंदर। अब देखें, अब अगली पोजीशन पे मज़ीद इसकी डिटेल की तरफ मैं जा रहा हूँ। अब मुझे ये डर होता है कि मैं मज़ीद तो बताता जा रहा हूँ, मज़ीद तो मैं करता जा रहा हूँ, उधर मज़ीद ना हो रहा हो। अब तीसरा तरीका कि अगर आपको हाथ से क्लियर नहीं हो रहा, आप डाउटफुल हैं, इसमें डाउट वाली गेम ही नहीं, क्योंकि आप कारोबार करना है। अगर डाउट वाली गेम पे रहे तो फिर आपका सत्यानाश हो जाएगा। 100% कन्फर्म करें, उसके बाद अगले स्टेप पे आप कदम उठाएं। जहाँ पे इशू आपको समझ नहीं आता फिर वहाँ पे आप कॉल करें, अगर हम कुछ किस्मती से उठा लें तो ये भी इशूज आते हैं। फिर इसका रास्ता ये होता है, अपनी कॉल की नहीं उठाई जा रही, अक्सर नहीं उठाता, मौत की फटकारें होती हैं, रात भी इस तरह। इसका रास्ता ये होता है, मैसेज कर दिया, क्योंकि आपके अलावा स्टूडेंट्स के अलावा और भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, रिश्तेदार भी कॉलें कर रहे होते हैं, तो इसका रास्ता ये होता है कि आप मैसेज कर दें कि सर मैं फलां स्टूडेंट फलां क्लास को, तो फिर उसको कॉल, जब भी मैं अगर कोई काम करें फारे होके खुद ही हम कॉल कर देते हैं। मैसेज पे फॉल्ट नहीं देना होता। बाद लोग मैसेज पे फलां 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 है, मैसेज पे क्लियर नहीं होती बात, इसके लिए आपको कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ क्लियर ही नहीं होती। हम भी देख रहे होते हैं ये क्या इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि आप पॉइंट पर हैं, हम पॉइंट पर नहीं हैं। वो बातें फेस टू फेस होंगी कि हाँ जी कैसे, किस तरीके से, मोबाइल पर फेस टू फेस होंगी कि हाँ जी कैसे और किस तरीके से, किस तरह ये वर्क कर रहा है, तो वो पूछ के फिर आगे हम आपको पोजीशन बता सकते हैं, वरना नहीं पोजीशन बता सकते हैं। वो भी 100% एक्यूरेसी नहीं होती, क्योंकि हम पॉइंट पर नहीं है, तो इस वजह से 75%, 70% वो क्लियर होता है। अब यहाँ पर क्या आपको क्लियर नहीं हो रहा कि ये पंप प्रॉपर है कि नहीं, इसका दूसरा रास्ता, आप यहाँ पर गेज लगा दें। गेज कौन सी लगाएंगे? हाई प्रेशर आप, क्योंकि जो लो प्रेशर गेज होती है, लो प्रेशर गेज आगे गैस चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, तो इसके अंदर हर चीज़ सिंपल सीधा हम गैस चार्ज नहीं कराता, मैं खास तौर पर इस वजह से नहीं कराता, ये चीज़ें बताना लाजमी है। आप कंप्रेसर फिट करें, हाँ जी मैं गैस पे चला दूँ, हाँ जी गैस ऐसे चार्ज करें, बाकी जो इशू है वो कौन क्लियर करेगा? वो तो आपको कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है, वो तो पता ही नहीं, आपको काम करने का तरीक़ेकार ही नहीं, आपको कंप्रेसर लेना ही नहीं आता। आपने कंप्रेसर लिया कैसे, आपने कंप्रेसर चेक कैसे करना है, कंप्रेसर लेने के बाद आगे आपने इसके साथ क्या गेम करनी है, वो सारी पोजीशन हम आपको बताते हैं। फिर भी आप मुफ्ती आज़म रहते हैं तो फिर कोई इलाज नहीं है। अब यहाँ पर आपने हाई प्रेशर गेज ली, जो लो प्रेशर गेज होती है उसको हम कंपाउंड गेज भी कहते हैं। कंपाउंड गेज इस वजह से कहते हैं, उस गेज के अंदर दो रीडिंग्स होती है, एक वैक्यूम रीडिंग होती है, दूसरी प्रेशर रीडिंग होती है। जो हाई प्रेशर गेज होती है इसकी जो रीडिंग है वो 0 से 500 PSI तक होती है। जो लो प्रेशर गेज है उसकी जो रीडिंग है 0 से 250 PSI तक होती है। एक पंप का प्रेशर कम अज कम 500 PSI होना चाहिए। ये हमारे पास 500 से ऊपर चला जाता है, 550 600 तक प्रेशर चला जाता है। कम अज कम प्रेशर 500 हो तो नीचे ऊपर प्रॉपर कूलिंग करेगा। अगर प्रेशर कम होगा तो ऊपर काम करेगा लेकिन नीचे काम नहीं करेगा, फिर मसला। अब यहाँ पर आपने पंप का प्रेशर आपने क्या किया, आपने हाई प्रेशर गेज ले ली, कंप्रेसर के पंप का प्रेशर चेक करना। अब ये जो लीड है नीचे वाले पोर्ट को, नीचे वाली लीड जो है आपने डायरेक्ट इसके साथ, चार्जिंग लीड को आपने इसके साथ लगा देना है। ये आपको प्रैक्टिकल में भी कराता हूँ। अब इसके वाल को आपने बंद रखना है, वाल आपका बंद होना चाहिए, वाल बंद, वाल नहीं खोलना आपने, वाल बंद होना चाहिए। 0
ये बना लें, साथ टाइम बच जाएगा। कंप्रेसर के पंप का प्रेशर चेक करना। हाई प्रेशर गेज देंगे यहाँ पर। मैं ये दे रहा हूँ गेज का, कि आपको हाथ में सही जजमेंट पता नहीं चल रही कि आया कितना प्रेशर है। तो आपने क्या करना है, इसके डिस्चार्ज लाइन के साथ एक लाइन लगाएंगे, लीड लगाकर उसे अपने गेज के साथ मिला देना है और कंप्रेसर को चला देना है। कंप्रेसर चलाना है, कंप्रेसर का प्रेशर देखिए कितना है, प्रेशर 500 PSI पर चला गया, ठीक है। तो ये 500 पे भी क्रॉस कर दी, 600 पे आ गई, तो आपने कंप्रेसर को बंद कर दिया। अच्छी तरह मैं दिखाऊंगा आपको। कंप्रेसर को आपने बंद कर दिया, फिर आपने ये देखना है कि ये सुई कितनी देर यहाँ पर रुकती है। कम अज कम इसे 40 से 45 सेकंड यहाँ पर रुकना चाहिए, पहले नहीं वापस आना चाहिए। अगर उसी टाइम कंप्रेस सुई जाती है ऊपर 500 पर, लेकिन उसी टाइम वापस आना शुरू हो जाती है, इसका मतलब है इसके अंदर बैक है। अब 40-45 सेकंड बाद वापस आने से क्या मुराद है? 40-35 सेकंड बाद वापस आए तो फिर बैक नहीं है, अभी बैक है। ये क्या मसला है? ये मुझे सियासत समझ नहीं है जी। कल लोड नहीं होगा, क्यों, कौन सा लोड है? ऊपर से जो गैस वाला है। अब नहीं, लोड तो अपनी जगह, लोड किधर गए? लोड तो अपनी जगह। जी सर जी, रोटर रुक आप वहाँ पर आपका प्रेशर आपने गेज लगाई, सुई 500 PSI पर चली गई, ठीक है। अब आपने ये देखा है कि सुई उसी टाइम वापस आना शुरू हो गया है या सुई वहाँ पर रुक गई है। सुई अगर उसी टाइम वापस आना शुरू हो गई है तो इसे हम कहते हैं इसमें बैक है, इसमें बैक है। अगर सुई 40-45 सेकंड बाद वापस आती है, इसे हम कहते हैं बैक नहीं है। ये क्या इशू है? ये क्या सेंस है? जी, कंप्रेसर के अंदर जो हाँ वो रुक जाएगा, फिर वापस आए तो वो बैक। हाँ, इसने अभी तक याद रखा हुआ है कि इसके अंदर जो रूटर है वो रुक जाएगा। 40-45 सेकंड में रूटर रुक जाएगा। उसके बाद गैस वापस आ जाए, कोई इशू नहीं। क्यों? धड़क की आवाज़ नहीं होगी। क्यों आवाज़ नहीं होगी? रूटर रुक चुका है। 40-45 सेकंड बाद अगर वापस आ जाए सुई, तो उसके बाद अगर गैस व प्रेशर सुई वापस आना शुरू हो जाती है, कोई मसला नहीं है। क्यों मसला नहीं है? क्योंकि अंदर रूटर रुक चुका है, बैक बजने वाली गेम ही नहीं है। आई समझ इंजीनियरों? ये नहीं समझ आई? ये मैंने पीछे पहले बताया, जो रिवाइज पे बैठे हैं उनको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हाँ जी, कि ये इशू इसके अंदर होता है कि आपकी सुई उसी टाइम वापस आई तो बैक है। क्यों? अंदर रूटर चल रहा है। लेकिन 40-45 सेकंड बाद जब वापस आई तो इसका मतलब है कि इसके अंदर बैक नहीं है। क्यों? रूटर रुक चुका है। ये सारे इंजीनियरिंग सवाल है, ये हम फील्ड वाइज सवाल नहीं है, इंजीनियरिंग है सारी, जितनी भी आपको सिखाई है ज़्यादातर इंजीनियरिंग है। ये शक्ल बनाए मैं लिखाऊँ आपको, कंप्रेसर के पंप का प्रेशर मालूम करना,